नमस्कार। कॉलेज विद्यार्थियों का इस शिविर में ई शिविर में आप सभी का स्वागत है। और इस ई शिविर में कॉलेज विद्यार्थियों के लिए आज का जो विषय चुना गया है दिल्ली में वो है वीर सावरकर। सावरकर मतलब क्या? सावरकर को किस प्रकार से देखना चाहिए? सावरकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुत्व की एक अलख जगाई, और हिंदुत्व की जो अलख जगाई उस हिंदुत्व की अलख का एक अलग प्रभाव हुआ। और जो आज उनका विरोध होता है देश में, वो उसका कारण है क्योंकि वो कटु हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं और हिंदुओं को एकजुट लाने के लिए वो इतिहास लिखते हैं। 26 वर्ष की आयु होने तक वीर सावरकर देश नहीं संसार में अलख जगा चुके थे भारतीय स्वतंत्रता की। सावरकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी सामान की होली जलाई। मैं बात कर रहा हूं सन 1906 की, 1905 की, जब बंगाल का विभाजन हुआ और बंगभंग आंदोलन देश में चला बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। तो उस नेतृत्व में तब तक वीर सावरकर नासिक से उठकर पूना आ चुके थे, और पूना में उन्होंने जो फर्गुसन कॉलेज जिसमें उनका एडमिशन हुआ था, वहां पर उन्होंने एक काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई हमारा योगदान क्या हो सकता है। इस हमारे योगदान में उन्होंने कहा हम बहुत कुछ नहीं कर सकते तो हम विदेशी सामान की होली जला सकते हैं, विदेशी बहिष्कार करेंगे। तो उन्होंने विदेशी बहिष्कार किया और अपने मित्रों और जो उनके साथी हैं उन साथियों के साथ जितना विदेशी सामान था उसकी होली जलानी शुरू कर दी। ये जो उन्होंने होली जलाई, इसका मैसेज पूरे देश में गया, और इनकी होलियों के जो कार्यक्रम थे जलाने के, उन कार्यक्रमों में शामिल होने वालों में होम रूल आंदोलन के उस समय के जो बड़े नेतृत्व था वो, और साथ में बाल गंगाधर तिलक उनके होली समारोह पर उपस्थित हुए। होली पर होली समारोह नहीं है, यह होली समारोह है दहन का, होलिका के दहन का, देश विरोधी शक्तियों का जो सामान है उसके दहन का। और यहां से वीर सावरकर की एक नई यात्रा शुरू हुई। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1905 में ही वो ये सब करना शुरू किया, ये गलत है कि 1905 में करना शुरू किया। वीर सावरकर की जो जन्म है वो 28 मई सन 1883 है, और 1897 में जब बाल गंगाधर तिलक अपने चरम पर आए और बाल गंगाधर तिलक ने पत्र लिखने शुरू किए, बैरिस्ट्री मतलब वकालत छोड़कर वो जनता की सेवा करने के लिए और देश के विरुद्ध काम करने वाली, या देश में जो परतंत्र देश की सरकार है उस सरकार के विरुद्ध काम करने के लिए जब वो उतरे, तो उस समय कई एक घटनाएं हुई। महाराष्ट्र में पूना उसका केंद्र, 1897 की जो क्रांतियां हैं जिस समय चल रहा था, महाराष्ट्र का पूना उसका केंद्र हुआ करता था, क्योंकि उस समय भारत में प्लेग भी आया था। और जब प्लेग आया तो अंग्रेज सरकार घरों घरों में घुसकर चूहों के नाम से स्त्रियों के साथ अभद्रता करती। ये नासिक में थे, इनके यहां भी कुछ ऐसा हुआ तो इन्होंने उसका विरोध कर दिया। और अब इस सब के बाद उनके घर में एक दुर्गा मंदिर हुआ करता था। दुर्गा जी के सामने घंटों बैठकर ये प्रतिज्ञा ली कि इस परतंत्री शासन को उखाड़ फेंकने के लिए मैं अपना जीवन अर्पण करूंगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक संस्था बनाई उस समय, मित्र मेला। यानी कि ये जो मेले हैं, मित्र मेला नाम की संस्था बनाई और अपने मित्रों को इकट्ठा किया। क्रांति, देश में क्रांति लाई जाएगी, देश को स्वतंत्र किया जाएगा, इसके लिए युवकों को तैयार करना शुरू किया छोटी सी आयु में। बाद में यही मित्र मेला बड़े संगठन के रूप में अभिनव भारत बना। जब वो पूना गए और पूना से उन्होंने इसको बड़े स्तर पर करना शुरू किया तो वो अभिनव भारत बना। अभिनव भारत ने उस समय जब 1905 का आंदोलन चल रहा था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और पूरे महाराष्ट्र में
उनका कार्यक्षेत्र हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र के पूना के फर्गुसन कॉलेज में उस समय पूरे महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के बच्चे पढ़ने आते थे। उन बच्चों को कन्विंस करना और उन स्थानों पर क्रांति की ज्वाला फैलाना जहां पर अभी कुछ ना हो, यानी कि जो इस तरफ बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे प्रणों में, वही काम युवाओं में उस समय वीर सावरकर कर रहे थे। वीर सावरकर को केवल वीर सावरकर नहीं कहते, स्वतंत्र वीर सावरकर उनका पूरा नाम, उनको जो उपाधि दी गई स्वतंत्र वीर सावरकर, क्योंकि उन्होंने एक पार्टी और बनाई थी, स्वतंत्र सोसाइटी। स्वतंत्र सोसाइटी, ये सोसाइटी उन्होंने बनाई थी लंदन में। अब 1905 और 1906 के आंदोलन में जब बड़ी स्तर पर यह सब चालू हो गया, तो फिर अंग्रेजों ने इनके खिलाफ इनके ऊपर गुप्तचरी और ये सब करना शुरू कर दिया। वीर सावरकर को उस समय यहां से हटाने के लिए कोई भी परिवार का व्यक्ति रहता है, उसको लगता है कि सरकार के खिलाफ क्यों जाना या कैसे ऐसे करना, तो इनके ससुर चपलूलकर जी ने फंडिंग की, और उधर जो भारतीय स्वतंत्रता के विदेशों में नायक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन में एक इंडिया हाउस उनका घर हुआ करता था, इंडिया हाउस से वो विदेश में अपनी सारी गतिविधियां चलाते थे। तो उन्होंने उधर से फंडिंग करने का ठाना कि भाई जो लोग हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ने के लिए लंदन आना चाहते हैं, वो उनकी जो पार्टी है वो उनको सपोर्ट करेंगे। तो इन दोनों से जब कम्युनिकेशन हुआ, तो यहां बाल गंगाधर तिलक ने चिट्ठी लिखी। बाल गंगाधर तिलक जी की चिट्ठी वहां जब गई, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने तुरंत ही सहमति दे दी कि हम उनकी मदद करेंगे। इधर इनके ससुर ने भी पैसे खर्च किए कि किसी तरह ये जाएं। जब 1906 में इनको वहां जाने का अवसर मिल गया कि भाई अब ये वहां पढ़ाई करेंगे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने जा रहे थे कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे, तो अंग्रेजों ने अब इनकी गिरफ्तारी इस समय टाल दी। और अंग्रेजों को समझ में आया कि ये जिस समय वहां जाएंगे, वहां पहुंचेंगे, तो वहां अंग्रेजी शासन का वैभव देखकर ये अपने आप नतमस्तक हो जाएंगे। उनको क्या मालूम था कि वहां जाकर ये यहां जितना अभिनव भारत कर रहा है उससे बहुत ज्यादा वहां करेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए, पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब गए यहां से, तो जाते समय अपने मित्रों को, यहां मित्र मेला के और जो अभिनव भारत के मित्र थे, जिनके अंदर वो अलग जगा चुके थे और जिनको जो लोग देश भर में अभिनव भारत संगठन इस्टेब्लिश हो चुका था, महाराष्ट्र में स्पेशली सब जगह काम करने लगा था, उनको वो बोल के गए, आज तक मैं केवल महाराष्ट्र में काम करता था, पूरे महाराष्ट्र को जगाने में सफल हो रहा था, अब मैं विदेशों में जाकर पूरे हिंदुस्तान के जो बच्चे वहां हमको मिलेंगे, पूरे हिंदुस्तान के जो लोग मिलेंगे, एक मिनी भारत हमको वहां मिलेगा, उस मिनी भारत के बीच में काम करेंगे। और अब जो पढ़ा लिखा समाज वहां से आता है यहां, और अंग्रेज ये मानकर उसको भेजता है कि ये मेरी तरह से तैयार हो गया है, अब उसको भारतीय स्वतंत्रता की अलख जगाकर हिंदुस्तान वापस भेजेंगे और विदेशों में भारत की छवि के लिए काम करेंगे, ये बोलकर गए। वो वहां गए तो वहां जाकर उन्होंने एक स्वतंत्र सोसाइटी बनाई। उस स्वतंत्र सोसाइटी में भी वही काम शुरू हो गया जो अभिनव भारत करता था। स्वतंत्र सोसाइटी ने लंदन में अपनी गतिविधियां शुरू की। इधर एक बड़ी घटना हो गई। वहां से वो पत्र लिखते, तलवार जैसे बड़े पत्र होते थे, वो पत्र लिखते, उन पर, पत्र से मतलब उस समय पब्लिकेशन करते और हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करते, हिंदुस्तानियों में हिंदुत्व की भावना पैदा करते, और ये सारे कार्य वो करते थे। और वहां से कुछ लिखा पढ़ी करते तो वो हिंदुस्तान भेजते, अभिनव भारत उनको सुनता, उनके मार्गदर्शन में अभिनव भारत यहाँ नेतृत्व करता, यहाँ उनके नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन करता। तो एक बड़ी घटना हो गई, जैक्सन की हत्या हो गई। उस समय का कलेक्टर हुआ करता था, जैक्सन की हत्या हो गई। जैक्सन की हत्या करने के लिए कान्हरे नाम के एक व्यक्ति ने, अनंत कन्हरे नाम के एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा वहाँ गलत कर रखा था। और उसका मुख्य कारण एक और बताया गया कि सावरकर जी 3 भाई हुआ करते थे। सबसे बड़े गड़े सावरकर, बीच के ये वीर सावरकर, और सबसे छोटे नारायण सावरकर। तो गड़े सावरकर को आजीवन कारावास दे दिया गया। उसका कारण, तीनों भाई स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग इसलिए ले रहे थे क्योंकि उनके पिता ने शुरू से महाभारत और स्वतंत्रता की कहानियां बताई।
और ऐसे करके वो तैयार हुए। तो बड़े भाई गणेश सावरकर भारत में काम कर रहे थे, उनको आजीवन कारावास हो गया। आजीवन कारावास करने वाले जैक्सन को अनंत कनहरे नाम के एक व्यक्ति ने हत्या कर दी। तो नारायण सावरकर की गिरफ्तारी हो गई, मतलब सबसे छोटे भाई की, और वहां उसकी खबरें पहुंची। अब उन्होंने अपनी गतिविधियां और बढ़ा दी लंदन में। जब लंदन में गतिविधियां बढ़ गई तो कुछ तो गुप्तचर, अब अभिनव भारत, अब जो स्वतंत्र वहां पर स्वतंत्र सोसाइटी थी वो अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गई, और अभिनव भारत ने अब वहां पर जो भारत में गतिविधियां चलती थी वैसे ही मुखर स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से गतिविधियां चलाना शुरू कर दिया। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलने वाला था कि वीर सावरकर की गिरफ्तारी होगी। अब गिरफ्तारी की जब खुफिया खबरें मिली कि वीर सावरकर को गिरफ्तार करने वाले हैं, तो उनके अभिनव भारत के मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि आप यहां से पेरिस चले जाइए, क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में जब हुआ करते थे तो इंडिया हाउस को वीर सावरकर को सौंप कर वो स्वयं पेरिस चले गए थे। पेरिस में ऑलरेडी भिकाजी कामा जैसी पारसी लेडीज काम कर रही थी, फ्रांसीसी लेडीज काम कर रही थी। तो वहां पर वो उनको शिफ्ट करने के बाद तो फिर से अब की बार श्यामजी कृष्ण वर्मा से बात हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है आप यहां आ सकते हो। तो वो चले गए पेरिस। पेरिस में एक अखबार चलाती थी भिकाजी कामा, जिसका नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम अखबार में वो लेख लिखते, तलवार नाम के पत्र छपते, ऐसे करके उन्होंने पेरिस में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन इधर पेरिस में जो खबरें छपी हिंदुस्तान में, वीर सावरकर को अंतरराष्ट्रीय अंग्रेज बना चुके थे। अंग्रेज अंतरराष्ट्रीय इसलिए बना चुके थे क्योंकि अब सारा का सारा जो आंदोलन चल रहा था अभिनव भारत का, उसके विषय में मेन व्यक्ति के रूप में वीर सावरकर का प्रश्न आ गया, उनका नाम आ गया, और पूरे देश भर में वीर सावरकर को वो कहने लगे कि ये सावरकर ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। तो सावरकर की गिरफ्तारी होना और अभिनव भारत के जो पदाधिकारी वर्ग थे उन पर विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं हो रही थी, जिसकी खबरें अब पेरिस में पहुंचने लगी। वीर सावरकर ने वो अखबार जब पढ़े लंदन पेरिस में छपे हुए, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। उनका मानना ये था, उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि मैं, जिसने ये अलख जगाई वो यहाँ झाड़ियों में घूम रहा है, यहाँ फूल पत्तियों में बागों बगीचों में घूम रहा है, और हमारे सारे साथी वहां प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने फैसला किया 1910 में कि हम लंदन वापस जाएंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने समझाया, बहुत सारे मित्रों ने समझाया कि देखिए लंदन वापस जाना उचित नहीं है, आप यहीं से गतिविधियां चलाइए, क्योंकि अंग्रेज सरकार आपके पीछे पड़ी हुई है, आपको उसने नेशनल हीरो बना रखा है। सावरकर जी बोले कि नहीं, मेरी वजह से ये सब कुछ चल रहा है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहा कि आप सेनापति हैं पूरी सेना का, इसलिए आपकी सुरक्षा ज्यादा आवश्यक है, आप यहां पर रहिए। तो उन्होंने कहा मैं सेनापति हूं, इसलिए मुझे आगे जाना चाहिए। चूंकि मैं सेनापति हूं इसलिए मैं पीछे रहकर काम नहीं कर सकता, मुझे तो आगे जाकर काम करना चाहिए, और अपने मित्रों, अपने साथियों और अपने जो हमारी सेना है उस सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर पीछे रहेगा तो सेना का क्या हाल, मनोबल कैसा होगा, इसलिए मैं आगे जाऊंगा। उन्होंने फैसला किया कि हम लंदन जाएंगे। 13 मार्च 1910 को वो लंदन पहुंचे, और जैसे ही वो शिप से लंदन पहुंचे और वहां से रेल पर चढ़े तो उनको लगा कि अंग्रेज गिरफ्तार कर तो सकता है, लेकिन ये अनुमान नहीं था कि अंग्रेज उनके पीछे ही लगा है। इंटेलिजेंस एजेंसियां सारी अंग्रेजों की उनके पीछे लगी हैं। उनकी लंदन में गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी होकर उनको भारत को डिप्यूट करना था, क्योंकि मुकदमा भारत में होगा जैक्सन हत्याकांड का। अब उस समय लंदन से जो जहाज आते थे हिंदुस्तान, वो फ्रांस होकर आते थे, पेरिस होकर आते थे। तो उनको ये उम्मीद हुई कि ये लोग हमें जहाज से लेकर जाएंगे तो मेरे मित्र पेरिस के बंदरगाह पर मुझे छुड़ा लेंगे, या फ्रांस के किसी और बंदरगाह पर जहां कहीं भी जाएंगे वो मुझे छुड़ा लेंगे, जिससे मेन रूट जाता है। अंग्रेजों को यह मालूम था कि इनका बहुत बड़ा संगठन यहां पेरिस में विराजमान है, इसलिए अगर हम यहां से लेकर गए तो भागने की संभावना है, इनके छूटने की बहुत संभावना है। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि हम सीधे जाएंगे। लेकिन जब वो सीधे जा रहे थे तो किसी कारणवश लंगर के लिए वो पेरिस के एक बंदरगाह पर रुका शिप, लेकिन वो अननोन बंदरगाह टाइप था। तो इन्होंने बाहर झांक कर देखा कि कोई मित्र हैं क्या, देखा कोई नहीं है।
जब कोई नहीं है तो क्या। तो बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो चल दिया। जिस कोठरी में शिप में ये बंद थे उसके बाथरूम में एक छोटा सा होल था। इन्होंने अधिकारियों से कहा, और शिप चल चुका है, बीच समुद्र में पहुंच गया, बहुत गहरे समुद्र में पहुंच चुका है। इन्होंने साथियों से कहा कि मुझे लघु शंका के लिए जाना है। ये लघु शंका करने गए। इनको जो चादर उड़ाई जाती थी वो चादर इन्होंने दरवाजे पर ढक दी, क्योंकि वहां से होल से दिखाई देता था। और वो जो छोटा सा होल था, उस होल से वो कूद गए समुद्र में। कुछ समय बाद जब अंग्रेज अधिकारियों को पता लगा कि समुद्र में कूद गए हैं, तो अंग्रेज अधिकारी फिर वापस आए और ये तैर कर पहुंच गए फ्रांस, मीलों तैर कर। लेकिन वहां जब पहुंचे तो फ्रांसीसी पुलिस के सामने इन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे समस्या है, लेकिन फ्रांसीसी पुलिस इनकी भाषा ना समझ पाई। नतीजा ये निकला कि फ्रांसीसी पुलिस ने फिर उठाकर इनको दे दिया अंग्रेजों को। अंग्रेज उनको लेकर आए। अब कोठरी में ये अकेले नहीं लेटते, अब कोठरी में 2 और अधिकारी साथ में लेटते, बाथरूम में भी इनके साथ जाते। तो इनको समझ आया कि मेरा बलिदान एवं चला गया। खैर, लाते लाते वो हिंदुस्तान ले आए। बंबई बंदरगाह पर उतारा गया। बंबई बंदरगाह से नासिक ले जाया गया। नासिक जेल में, नासिक के कोर्ट में इनके ऊपर 2 मुकदमे लगे। एक तो नासिक षड्यंत्र का, यानी कि जो षड्यंत्र है, दूसरा जैक्सन हत्याकांड का। आज की धाराओं के बारे में कहें तो धारा 302/120 बी। जब ये मुकदमा चलते चलते मुंबई पहुंचा और मुंबई के ट्रिब्यूनल में केस गया, तो ये जब अंदर घुसे हैं कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट के अंदर एक 30-40 युवकों ने ताली बजाकर इनका स्वागत किया। तो इन्होंने चारों ओर देखा तो कोई दिखा नहीं, नीचे देखा तो युवक बैठे हुए हैं जमीन पर। ये सारे वो थे जो इनके फॉलोवर्स थे या इनके साथी थे और जैक्सन हत्याकांड और नासिक षड्यंत्र के मुकदमे के लिए लाए गए थे। लेकिन वो एक नज़ारा अलग था। इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय जो उत्साह पैदा हुआ होगा उन लोगों में वीर सावरकर को देखकर इतने वर्षों बाद, वो अतुलनीय होगा। वीर सावरकर के खिलाफ मुकदमा हुआ। 50-50 वर्ष की 2, उनको 50 वर्ष षड्यंत्र के लिए और 50 वर्ष जैक्सन हत्याकांड के लिए सजा मिली। उस समय के गंभीर जो अपराधी हुआ करते थे अंग्रेजों की नजर में, उनको वो हिंदुस्तान की मेनलैंड में नहीं रखते थे। उनको वो वहां से 600 मील दूर समुद्र के रास्ते से ले जाकर बंगाल की खाड़ी का एक उप खाड़ी हुआ करती थी, या आज भी हमारे पास है, उसमें रखा करते थे, जिसको काला पानी कहा जाता था। अंडमान निकोबार में काला पानी जेल। उस काला पानी जेल में उनको ले जाया गया, रखा गया। अब वहां कुछ नहीं होता था, सिर्फ जंगल और जेल। खाने पीने की भी साफ सुथरी व्यवस्था नहीं, मच्छर और जो समस्याएं हो सकती थी वो, क्योंकि जंगलों में बनी हुई जेल थी। उस जेल में अब जो भी बंदी जाता था उससे काम करवाया जाता था, और भयंकर काम करवाया जा सकता। तो कभी कोलू पेरना, कभी पत्थर तोड़ना, ये सारे काम इनसे करवाए जाते। 8 वर्ष तक ऐसे ही चलता रहा, और हर बार वो कहते तुम जितनी प्रताड़ना दोगे मैं उतना ही सहन करूंगा, और जितना सहन करूंगा उतना मेरा देश स्ट्रांग होगा। अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके इनके खाने में धीरे धीरे करके कुछ मिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब शारीरिक रूप से तो रोक नहीं पाए, तो कुछ खाने में देना शुरू कर दिया। नतीजा निकला कि ये बहुत बीमार पड़ गए। 2 वर्ष तक बिस्तर पर रहे, और 2 वर्ष तक जब बिस्तर पर रहे तो हिंदुस्तान में जो लोग यहाँ वहां से छूटकर इस मेनलैंड में आते थे, उस जेल से छूटकर जो यहाँ पर आते थे, उनको वो सावरकर जी की खबर देते। नतीजा निकला कि हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रदर्शन होने लगे। उस जमाने में लगभग 70,000 लोगों ने एक चिट्ठी साइन करके सरकार को दी सावरकर को छोड़ने की। सावरकर के नाम से वीर सावरकर सप्ताह मनाए जाने लगे। स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से प्रदर्शन होने लगे, रैलियां होने लगी। हिंदुस्तान और डिस्टर्ब होने लगा। यानी कि अब अंग्रेजों को लगा कि सावरकर के बाहर रहने से ज्यादा समस्या सावरकर के जेल में रहने से है। इसलिए वीर सावरकर को फिर उन्होंने फैसला किया कि इनको सन 1910 में, वो 1919 में उन्होंने फैसला किया कि इनको
स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र करने के लिए अग्रसर हुआ जाए, तो तब वो लेकर आए इनको कलकत्ता। 3 वर्ष तक लगभग कलकत्ते में रखा और कलकत्ते से ले जाकर फिर उन्होंने महाराष्ट्र ले गए। महाराष्ट्र में नासिक में नहीं रखा, पूना में नहीं रखा, क्योंकि नासिक और पूना उनके मेन केंद्र हुआ कर रत्नागिरी जिले में उनको नजरबंद कर दिया गया और यह आदेश हुआ कि रत्नागिरी जिला छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। रत्नागिरी जिले में अंदर तो स्वतंत्रता थी, तो अंदर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब हिंदू समाज के लिए काम करना शुरू किया। यहां से उनकी हिंदुत्व की यात्रा, पूर्ण हिंदुत्व की यात्रा शुरू होती है। अब हिंदू समाज में जो ऊंच नीच, छुआछूत और जो दुनिया भर की समस्याएं थी जिनकी वजह से हिंदू एकत्र नहीं हो पाता था, उनके लिए सावरकर जी ने काम करना शुरू कर दिया और परिणाम ये निकला कि हिंदू समाज अब वहां का इकट्ठा होने लगा और लगभग 350 से ऊपर परिवारों की घर वापसी करवाई जो मुसलमान या ईसाई हो चुके थे। अब मुसलमान और ईसाई होने का मेन कारण था छुआछूत, तो उन्होंने एक वहां पर मंदिर बनवाया जिसको पतित पावन मंदिर कहते थे। पतित पावन मंदिर में वीर सावरकर ने कहा कि हर जाति, हर लोग जो हिंदुस्तान के निवासी हैं, जो हिंदू समाज है, वो सब आएंगे। वहीं से उन्होंने हिंदू उस समय भी इन्होंने फैलाना शुरू कर दिया। ये अंग्रेजों की ही चाल थी कि बौद्ध अलग है, कि सिख अलग है, कि जैन अलग है, कि आर्य समाज अलग है, कि प्रार्थना, ये सब कैटेगरीज अंग्रेजों ने करनी शुरू की थी कि डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसी थी। और उसी समय वो थ्योरी लेकर आए थे, आर्यन थ्योरी। तो आर्य वर्सेस द्रविड़ और आर्य वर्सेस मूल निवासी, ये थ्योरी अंग्रेजों ने दे दी कि हिंदू समाज कैसे आपस में विघटन में चला जाए। और ये तमाम तरह के जो समाज हैं, ये समाजों के कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्टों को दृढ़ करने के लिए पुस्तकें लिखना, उनकी बैठकें करवाना, उनके कार्यक्रम करवाना, उनको पीछे से फंडिंग देना, ये सब अंग्रेज कर रहा था। इतिहास लिखवा रहे थे और इतिहास इस प्रकार का लिखा जा रहा था कि हिंदू समाज एक दूसरे का विरोधी हो जाए। इतिहास इस प्रकार का लिखा जा रहा था कि दलित वर्ग जो उस समय का था, जिसको समस्या तो थी ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो छुआछूत की समस्या है वो और दृढ़ हो जाए और हीन भावना पैदा हो जाए। वीर सावरकर को अंग्रेजों की इस चालों का पता लग गया और उन्होंने रत्नागिरी जिले को एक यूनिट बनाकर खड़ा कर दिया। वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो या उनको भेदभाव ना हो, किसी भी युवकों के साथ भेदभाव ना हो, किसी जाति विशेष के साथ भेदभाव ना हो और सबको हिंदू ही कहा जाए, एक शब्द हिंदू। तो वीर सावरकर की जो हिंदू की परिभाषा है, उस परिभाषा में जो मुसलमान नहीं है, जो इस राष्ट्र में रहता है और इस राष्ट्र को अपनी भूमि मानता है, वो हिंदू है। जो अपने आप को ईसाई या दूसरी लैंड का व्यक्ति मानता है, जो अपने आप को मुसलमान या दूसरे स्थानों पर इबादत करता है और वहां से देवी देवताओं को मानता है और उनके डायरेक्शन पर चलता है, ऐसे लोगों को छोड़कर जो इस भूमि को, पूरी भूमि को अपनी भूमि मानता है, अपनी मातृभूमि मानता है, इसकी पूजा करता है, इसकी रक्षा करने के लिए सामने उभर कर आता है, वो सब हिंदू हैं। ना कोई जैन, ना कोई सिख, ना कोई बौद्ध, यहां सब हिंदू हैं। ये वीर सावरकर की परिभाषा रत्नागिरी में आ गई, क्योंकि हिंदू समाज का इकट्ठा होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ईसाइयत के नाम पर, अंग्रेज मुसलमान के नाम पर पहले ही लड़ा चुका था। मुस्लिम लीग की स्थापना पहले ही हो चुकी थी और ईसाई उनके साथ ही खड़ा था। बचा था तो केवल हिंदू समाज, जिसके विघटन के लिए अंग्रेज लगातार काम कर रहा था। तो हिंदू समाज को कैसे इकट्ठा किया जाए, इसके लिए वीर सावरकर ने काम करना शुरू किया। एक 13 वर्ष तक वो रत्नागिरी जिले में जिला बंद रहे। उसके बाद उनको स्वतंत्र, उनके ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा लिए गए सन 1937 में। उनके ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा लिए गए तो तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टियों ने आह्वान किया देश में कि उनके साथ आ जाए, जिनमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। एक कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी प्रशंसा करते हुए वीर सावरकर कांग्रेस में शामिल हो जाएं, हमारे साथ आ जाएं, ऐसा आह्वान किया। वीर सावरकर के पास ये सूचना पहुंची। स्वतंत्र वीर सावरकर ने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस के साथ मैं खड़ा नहीं हो सकता।
क्योंकि ये तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है, अंग्रेज की दिशा निर्देश पर काम करने वाले लोग हैं, देश का विभाजन इनको स्वीकार, देश में जातियों का विभाजन इनको स्वीकार्य है, ये कैसे राष्ट्रवादी है? इसलिए मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता। जवाहरलाल नेहरू के आह्वान को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उस समय हिंदू समाज के लिए काम करने वाले हिंदू महासभा को इन्होंने ज्वाइन किया और 2 वर्ष बाद ही हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। हिंदू महासभा के अधिवेशनों में जाते, अब एक राष्ट्रव्यापी संगठन मिल गया था, अधिवेशनों में जाते और जाकर लोगों को स्वतंत्रता के लिए अलग जगाते, हिंदू समाज को इकट्ठा होने के लिए अब ज्यादा काम करते, स्वतंत्रता भी कहते और साथ में हिंदू समाज इकट्ठा हो, क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर हिंदू समाज इकट्ठा हो जाएगा, और हिंदू समाज मातृभूमि को अपनी भूमि मानता है, इसलिए इसको अगर गाइड कर लिया जाएगा तो देश में स्वतंत्रता स्वयं मिल जाएगी, और हिंदू समाज जब तक विकसित रहेगा तब तक देश में स्वतंत्रता मिलना असंभव है, क्योंकि मुसलमान अपने मजहब पर काम करता है, ईसाई अंग्रेज के साथ खड़ा हुआ है, और हिंदुओं के टुकड़े करने की व्यवस्था अंग्रेज कर रहा है लगातार, और कांग्रेस उनका सहयोग कर रही है। इसलिए हिंदू महासभा के लिए काम करना शुरू कर दिया। 1941 में बिहार में अधिवेशन होना था, जा रहे थे अधिवेशन में अध्यक्ष के नाते, लेकिन उनकी गिरफ्तारी रास्ते में कर ली गई, तो इनके द्वारा लिखा गया भाषण वहां पढ़कर सुनाया गया, जिससे कि हिंदू महासभा का काम शुरू हुआ। 1941 के बाद अभी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलने लगी थी, और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जब यूएनओ ने तय किया, उस समय यूएनओ बनने जा रहा था, यूएनओ की जो बैठकें चल रही थी, उन बैठकों में यह तय हुआ कि साम्राज्यवाद खत्म करना है, सभी देशों को अपने देशों में वापस आना है, सबको स्वतंत्र करना है। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन भारत में भेजा, स्टीफन क्रिप्स को सब पॉलिटिकल पार्टियों से मिलना था, उसके मातहत ही वो अभी वीर स्वतंत्र वीर सावरकर से भी मिले। स्वतंत्र वीर सावरकर ने पार्टीशन का विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम पार्टीशन मांग रहा था, उन्होंने पार्टीशन का विरोध किया और कहा कि पाकिस्तान किसी भी हालत में हमें नहीं चाहिए। हिंदू इकट्ठा हो चुका था, मुसलमान जो पार्टीशन मांग रहा था मुस्लिम लीग, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए हिंदू समाज को एकत्रित करके वीर सावरकर ने खड़ा कर दिया, जिन्होंने एक सूत्री फार्मूला 14 सूत्री फार्मूला चलाया, हिंदू हत्याएं शुरू की। तो उस समय अभिनव भारत थी, कांग्रेस उसमें कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर रही थी, अभिनव भारत थी जो मुसलमानों के खिलाफ खड़ी थी, जबकि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही थी, वो तुष्टीकरण की पॉलिसी पर था। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस जो अभिनव भारत है उसकी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस बनकर उभरी, उससे बड़ी विरोधी मुस्लिम लीग हुआ करती थी। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अभिनव भारत का विरोध करना शुरू कर दिया। नतीजा यह निकला कि पार्टीशन को रोकने में सफल नहीं हो पाए, जबकि अगर कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि वीर सावरकर की वजह से पार्टीशन हुआ, क्योंकि हिंदू मुसलमान जो दंगे हो रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ हिंदू जो खड़ा हो गया, इसलिए मुसलमानों में और प्रज्वलित हो गया। नहीं तो एक वर्ग मुसलमानों का था जो हिंदुस्तान के साथ था, लेकिन जब अभिनव भारत जब सामने खड़ा हो गया, या जब हिंदू महासभा सामने खड़ी हो गई और हिंदुओं के लिए काम करने लगी, तो हिंदू मुसलमान दंगे हो गए और उन दंगों की वजह से पार्टीशन हो गया। अरे भाई, जिन्ना ने तो 14 सूत्री फार्मूला पहले दे दिया था, डायरेक्ट एक्शन उसने लागू कर दिया था, उसने पहले डिक्लेयर कर दिया था हिंदुओं के साथ मुसलमानों का हित नहीं है, और हम दो अलग अलग मजहब के लोग हैं, हमारी संस्कृतियां अलग अलग हैं, हम इनके साथ रह नहीं सकते, इसलिए हिंदुस्तान को या तो हम खाली कर देंगे हिंदुओं से, और नहीं तो हमको एक देश बना दो। ऐसी परिस्थिति में हिंदू समाज खड़ा ना होता तो क्या करता, एक नेतृत्व की आवश्यकता थी, जो नेतृत्व वीर सावरकर ने दिया, नहीं तो मर जाने देते क्या। लेकिन कांग्रेस अपने विचार में थी, तो उन्होंने हिंदुओं का विरोध कर दिया, यानी कि हिंदू महासभा का विरोध कर दिया। पार्टीशन के विषय में उस समय के गवर्नर जनरल ने अपने प्राइम मिनिस्टर को जो चिट्ठी लिखी, आप ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट अगर पढ़ेंगे तो वो कहता है कि देश में सबसे बड़ा अगर पार्टीशन के विरोध में कोई संगठन है तो वो एक हिंदू महासभा है, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डाइल्यूशन से पहले ही
उनको किसी तरह से कंट्रोल करने से पहले हिंदुस्तान का पार्टीशन नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान नहीं बन सकता। इन नायकों में उन्होंने लिखा कि जब तक स्वतंत्र वीर सावरकर को कंट्रोल ना किया जाए पाकिस्तान की नींव नहीं रखी जा सकती। षड्यंत्र शुरू हो गए, फिर से गिरफ्तारियां शुरू हो गई और पाकिस्तान की नींव कांग्रेस के सहयोग से रख दी गई। पार्टीशन हुआ, अब कोई कुछ कर नहीं सकता था, तो फिर हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक काम करना शुरू किया कि जो पाकिस्तान में हिंदू है उस हिंदू को कैसे सुरक्षित यहां तक आने की व्यवस्था की जाए। यह रोल वीर सावरकर प्ले कर रहे थे। और फिर भी वो जो समस्याएं हिंदुत्व की थी, वो समस्याएं तो बहुत सारी थी। जब स्वतंत्रता के बाद ये चला तो फिर नाथूराम गोडसे ने इस सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नाथूराम गोडसे ने उस समय गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी की हत्या करने पर दो संगठन, मैंने कहा जो अंग्रेज कह रहा था कि दो संगठन ऐसे हैं जो पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, उन दो संगठनों के ऊपर बैन लगाया गया। वीर सावरकर की गिरफ्तारी हुई और उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी की गिरफ्तारी हुई और संघ पर बैन लगा दिया गया। हालांकि इन्वेस्टिगेशन जब बैठे तो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि संघ का या हिंदू महासभा के वीर सावरकर का या इस तरह के संगठनों का इसमें कोई रोल नहीं है, तो सबको स्वतंत्र किया गया। इन सबने इन्वेस्टिगेशन, चूंकि स्वतंत्र सरकार बन चुकी थी, देश स्वतंत्र हो चुका था, इसलिए इन दोनों संगठनों ने उस समय भारत में इन्वेस्टिगेशन को पूरा सहयोग दिया, आंदोलन करने की बजाय पूरा सहयोग दिया। वीर सावरकर को बहुत स्वतंत्रता के बाद भी बहुत कॉल किया गया कि कांग्रेस में शामिल हो जाएं या किसी पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व पर काम करना स्वीकार किया, उन्होंने कोई और दूसरा काम करना स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे 62 का जब युद्ध हुआ चीन के साथ, तो वो स्वास्थ्य से बहुत खराब हो गए थे और जो भारत सरकार जिस तरह से डील कर रही थी, क्योंकि वीर सावरकर इस मन के थे कि किसी भी देश से अगर कुछ करना है, चीन जैसी विस्तारवादी नीतियां, अगर विस्तारवादी देश से अगर लड़ना है तो अपने देश में आपको सेनाएं तैयार करनी पड़ेंगी। लेकिन नेहरू जी ने ऐसा नहीं माना। तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ये कह रहा था लगातार कि आप ठीक हैं, लेकिन चीन विस्तारवादी है, चीन से निपटने के लिए सेनाओं की आवश्यकता पड़ेगी, वो धूर्त है। नेहरू जी उस समय पंचशील समझौते कर रहे थे, हिंदू चीनी भाई भाई कर रहे थे। इस बात से स्वतंत्र वीर सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ा नेहरू जी से नाराज था और नेहरू जी अपने मुख्य विरोधी के रूप में या तो हिंदू महासभा को देखते थे और दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देखते थे, कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा की बातें हिंदू समाज सुनता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पॉलिटिक्स में था नहीं, लेकिन हिंदू महासभा उस समय चुनाव लड़ती थी, वो अपोजिशन का रोल प्ले करती थी, इसलिए ऐसा करना स्वाभाविक था। अब वीर सावरकर को बड़ा दुख हुआ नेहरू जी की नीतियों से, जिसका नतीजा 62 का युद्ध निकला। और 62 के युद्ध में जब हम परास्त हुए तो वीर सावरकर बीमार रहने लगे और 65 का युद्ध पाकिस्तान ने अनायास ही कर दिया, क्योंकि 62 का युद्ध हम हार चुके थे चीन से। इसलिए 65 के युद्ध में पाकिस्तान को लगा कि हम हिंदुस्तान पर पुनः कब्जा कर लेंगे। वो जो दारुल इस्लाम बनाने की पॉलिसी शुरू से लेकर आया था जिन्ना, कि या तो हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन दे दो या फिर हमें कोई एक लैंड दे दो जिससे कि मैं हिंदुस्तान के ऊपर फतेह बाद में प्राप्त कर सकूं, जिसके तहत पाकिस्तान बना था, वो सब शुरू हो गया। और इसका नतीजा ये निकला कि 65 के युद्ध उन्होंने कर लिया बिना किसी कारण के। 65 के युद्ध के बाद वीर सावरकर सरकार की पॉलिसी, और उसके बाद शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। देश की दुर्दशा देखकर बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने स्वयं ही भोजन त्याग दिया, स्वयं ही उन्होंने जल पीना शुरू कर दिया, कुछ थोड़ा बहुत खा पी कर अपना समय बिताना शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप समाधि प्राप्त कर ली और वीर सावरकर इस देश से चले गए। लेकिन वीर सावरकर का देह चली गई, शरीर चला गया, उनकी आत्मा नहीं चली गई, उनके जो सिद्धांत हैं वो नहीं चले गए।
हिंदुत्व की परिभाषा, जो हिंदुस्तान की परिभाषा है, जिसको लोगों ने कहा हिंदू का मतलब क्या, मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने हिंदू का मतलब समझाने की कोशिश की। हमारे देश में इतिहासकारों ने यह लिखा कि हिंदुस्तान, हिंदुओं को, हिंदू शब्द जो है वो मुसलमानों ने दिया। हिंदू शब्द का मतलब गुलाम होता है, हिंदू शब्द का मतलब दास होता है। इस बात को लेकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम हिंदुत्व है। इस हिंदुत्व पुस्तक में उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए, ये मत कि हिंदू शब्द मुसलमानों ने दिया, ये सर्वदा गलत है। उन्होंने इस बात को ध्यान दिलाया कि भारतवर्ष बहुत कम समय के लिए भारत का नाम रहा। भारत का नाम सप्त सिंधु या सिंधु स्थान, और सिंधु स्थान जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है, और ये नाम विक्रमादित्य के पौत्र शालिवाहन, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के पौत्र शालिवाहन ने यह नाम दिया था सप्त सिंधु। और सप्त सिंधु में उन्होंने सप्त सिंधु नाम देते हुए अपनी बाउंड्री निर्धारित की थी। सिंधु नदी से सिंधु सागर तक उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। सिंधु नदी के अटक नदी से लेकर और यहां सिंधु महासागर मतलब जिसको आप आज हिंद महासागर कहते हैं, ये संस्कृत में सिंधु नदी और सिंधु महासागर, उसके ऊपर सिंधु के ऊपर का जो माउंटेन है सिंधु कुश माउंटेन कहा करते थे। इसको बाद में जब प्राकृत भाषा का भारत में प्रभाव बढ़ा और संस्कृत भाषा का प्रभाव कम हुआ, तो प्राकृत भाषा में सा को हा कहते हैं। इसलिए उसी समय आज से 2000 वर्ष पहले हिंदू नाम इस्तेमाल हो रहा था। हिंदू नाम इस्तेमाल हो रहा था, और ये जो हिंदू नाम इस्तेमाल हो रहा था इसको सिंधु से हिंदू कहा गया। उन्होंने ये बात सिद्ध करी। कुछ लेखों में उन्होंने कहा कि देखिए, चंद्रबरदाई के पिता, अभी चंद्रबरदाई का मतलब है शहाबुद्दीन गौरी भारत में आ रहा है और वो आक्रमण कर रहा है। उससे पहले उनके पिता बेन ने अपने, वो भी कवि थे, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा, अटक, मैं पढ़कर सुनाता हूं, अटक ठाट महिमाट अटल तरागण थाने अटल नग्र अजमेर अटल हिंदव स्थाने। हिंदव स्थाने मतलब हिंदुओं का स्थान, ये अटल स्थान हिंदुओं का है जिसका केंद्र अजमेर है। अजमेर अटल रहे, तारागढ़ अटल रहे और ठाठ महिमाट, ऐसे अटल ठाठों के साथ हिंदुस्तान रहता है। ये उनके पिता ने लिखा। अभी मुसलमान भारत में नहीं आए। इसके बाद स्वयं चंद्रबरदाई ने कई एक उसमें लिखा है, कई एक चीजों में लिखा है। और जिस समय शहाबुद्दीन यहां से जा रहा है उसमें लिखा है, किया सलाम तिन बार जाहू अपन्ने सुतान मति हिंदू पर साही सज्जी आओ स्वस्थान। भारत के स्थान से जब वो जा रहा है आक्रमण करके, तो वो लिख रहे हैं कि ये हमारा स्वस्थान है, इस स्थान पर तुम्हारे जैसे शासकों का कुछ नहीं हो सकता। आगे वो लिखते हैं चंद्रबरदाई, जब हिंदू दल मतलब हिंदुओं का दल, इस स्थान पर जो सिंधु का स्थान है, सिंधु से सिंधु का स्थान है, इस स्थान पर रहने वाले लोग हिंदू दल, जब हिंदू दल जोर हुआ छुट्टी भीर धर भ्रम असमय अस्वस्थान चला करण उद्दसाक्रम जुरे हिंदू मीरम बहे खग्ग तारंब मुखे मार मारंब बहे सूर सारंब आज भाग चहुआन घर आज भाग हिंदवान इन जीवित दिल्लीश्वरगंज ना सबके आन। अब इसमें हिंदू शब्द, आप जिस समय पृथ्वीराज का, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो पढ़ते हैं, उसमें हिंदू शब्द का इस्तेमाल बहुत बार हुआ है। एक प्राचीन कवि हुए हैं भूषण लिखते हैं, हिंदुन के पति सौन विसात सतावन हिंदू गरीबन पाए के लीजे कलंक न दिल्ली के बालम
आलम आलमगीर कहाय के, राखी हिंदुवानी हिंदुवान को तिलक राख्यो, स्मृति और पुराण राख्यो, वेद विधि सुनी मैं। यानी कि जब आलमगीर भारत में आक्रमण कर रहा है, हिंदुओं को लूट रहा है, तब वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को सता रहे हैं, उनकी विरासत सता रहे हैं, उनके गरीबों को सता रहे हैं और दिल्ली को कलंकित कर रहे हैं। हिंदुओं चिंता मत करो, तिलक लगाकर रखो, स्मृति और पुराणों को हाथ में रखो, वेदों की विधि को सुनो और कन्वर्जन को रोको। ये उस समय की बात है जब मुसलमानों के आक्रमण हिंदुस्तान पर हो रहे हैं। और हिंदुस्तान जो शब्द है, अगर मुसलमान यहां पर शासन करने आ भी गया, उसने आक्रांताओं ने इसको घेर भी लिया, तो क्या उसने नाम परिवर्तन किया? और नाम परिवर्तन किया तो उसने इस्लामिक नाम क्यों नहीं रखा? उसने हिंदुस्तान क्यों रखा इसका नाम? क्योंकि पूरे के पूरे मुगल शासन में भारत का नाम हिंदुस्तान ही रहा, तो इसको कहते हैं हिंदुस्तान। बाद में इसका अपभ्रंश जो आया उसको हिंदुस्तान कहा। तो हिंदू स्थान, पहले जब शालिवाहन ने कहा सिंधु स्थान, सिंधु से सिंधु तक, तो जो बाउंड्री महाभारत में तय हुई, वीर सावरकर ने हिंदुत्व में लिखा है कि जो बाउंड्री महाभारत में तय हुई वो बाउंड्री थी हिंदू कुश से लेकर और हिंदू तक, यानी कि सिंधु कुश से लेकर सिंधु तक। इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदू गर्व का शब्द है। हिंदू शब्द दिया गया शालिवाहन का है। हिंदू शब्द यहां पर इस्तेमाल जमाने से हो रहा है। हिंदू शब्द का इस्तेमाल बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में है। उनको सबको निकालकर एक स्थान पर रखकर हिंदुत्व नाम की पुस्तक लिखी और कहा हिंदुओं इस पर गर्व करो, क्योंकि वो आपको तोड़ना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हिंदू जो है वो बाहर से आया। इसलिए वो कहते हैं कि ये आर्य हैं, यानी कि ये यूरेशिया से आए, ऐसा बहुत सारे लोग लिखते हैं। अब जो मेन कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस और वीर सावरकर का है, कांग्रेस के प्रणेता उस समय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हैं, जिनको भारत का इतिहास नहीं मालूम, वो बताते हैं उन्होंने ये स्टैब्लिश किया जो अंग्रेज स्टैब्लिश कर रहा था। उन्होंने अपनी पुस्तक में स्टैब्लिश किया कि अंग्रेज की हिंदुस्तान में एक वर्ग जो यूरेशिया से आया, लेकिन वीर सावरकर ने उसका खंडन करते हुए पूरा सिद्ध किया, जैसे इनसे पहले सिद्ध करने वालों में बाल गंगाधर तिलक थे, बाद उसी समय ऐसा लिखने वालों में डॉक्टर अंबेडकर हैं, ज्योतिबा फूले हैं। ये सब कहते हैं हिंदू गर्व की बात है। हिंदू ऐसा नहीं है। अगर इसमें छुआछूत की समस्या आ गई है तो मैं घर परिवर्तन करता हूं। वीर सावरकर जब कहते हैं कि बौद्ध, सिख, जैन समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज जितने भी हैं सब हिंदू हैं, तो हिंदुओं के घर को परिवर्तित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर, इस छुआछूत की समस्या से समाधान पाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर हिंदुओं के अंदर ही मत परिवर्तन करते हैं और अब वो बौद्ध हो जाते हैं, क्योंकि बौद्ध समाज छुआछूत के विरुद्ध काम कर रहा था। भगवान बुद्ध ने छुआछूत के विरुद्ध काम किया, जो सभी महापुरुष करते रहे, चाहे वो ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे वीर सावरकर रहे हों, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक रहे हों, चाहे वो पूज्य गांधी जी रहे हों, और चाहे वो सरसंघ चालक रहे हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा हो, या भारत को एक क्षण देखने का स्वप्न देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में अपभ्रंश आया है उसको समाप्त करने के लिए, भारत को एक क्षण करने के लिए सब ने एक सुर में कहा कि भारत में पॉलिटिकल जातियां नहीं होनी चाहिए और छुआछूत भारत का स्वभाव नहीं। ये मुसलमानों और अंग्रेजों के द्वारा गढ़ा गया है, हजारों वर्ष की प्रैक्टिस में आ गया, इसलिए लोग इसकी तरफ आकर्षित हो गए। अछूत माना तो मलेक्षों को माना। सातवाहन जब अछूत कहता है, वो विक्रमादित्य जब अछूत कहते हैं और विक्रमादित्य के शालिवाहन जब अछूत कहते हैं, तो वो हिंदू कुश के उस तरफ रहने वाले लोग, उनको वो मलेक्ष कहते। मलेक्ष भारत में अछूत था। इन्हीं मलेक्षों में हूणों ने जब भारत पर हमला किया तो भारतवर्ष ने रिटेलिएट किया। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त, जिनकी आयु भी 26 वर्ष की थी, स्कंदगुप्त ने हूणों का विनाश किया। हूणों का अस्तित्व समाप्त हुआ तो हिंदुस्तान में हुआ, अदरवाइज हूणों ने पूरे चीन को,
पूरे मंगोल को कब्जा करके रखा था और यूरोप तक वो हमला करते थे, हिंदुस्तान पर हमला करते थे। हूणों को जड़ से समाप्त करने का कार्य अगर किसी ने किया तो वो हिंदुस्तान के स्कंदगुप्त ने किया। ये वही हैं जो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए इन सब ने जातिपात का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया और भारत को एस्टेब्लिश करने के लिए कार्य किया। मुझे लगता है कि जो निर्धारित समय था उस निर्धारित समय के अंदर मैं अपनी बात को पूरा कर पाया और वीर सावरकर के विषय में मैं जो सहयोग जो मैं बोल सकता था, जो मेरी अपनी क्षमताओं के अनुसार था, मैंने उसको कहा। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।